तो आज के क्लास में फिर से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर अभिनयों, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसका पार्ट 3 है ये, और यह हमारा पार्ट 9 हिंदी गोधूली से आता है, क्लास 10th। जैसा कि पार्ट 2 में हमने कल पढ़ा था कि आधे भाग को कैसे वे अभिनयों के बारे में बताते हैं। उन्हें 19 दिनों में 27 गद्य और 35 कविताएं उन्होंने लिखी, जिस पर खुद उनको भी अचरज हुआ और लाल शत्रुज के जो डायरेक्टर हैं उनको भी अचरज होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और उसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देखिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई एक कविता का अंश है, जिसका शीर्षक है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। उन्होंने पत्थर पे कविता लिखी है कि पता नहीं ये जो पत्थर हैं, ना तो ये बढ़ते हैं ना ये घटते हैं। पता नहीं कि किस देवता या किस समय का ये इंतजार करते हैं। धीरज से रेसा रेसा झिरते हुए, सीरा सीरा छिलते हुए प्रतीक्षा करते रहते हैं पत्थर। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाजें, भाएं भाएं करता रात का बियाबान और अंधेरा, अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छीजती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाट अगोरते एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। मतलब पत्थर पर उन्होंने कविता लिखी कि पता नहीं किस लिए एक जगह पे एक समान पड़े रहते हैं, ना जाने इनके मन में क्या है। तो ये पत्थर पे एक छोटी सी उनकी कविता थी। फिर है एक गद्य है, नदी के किनारे भी नदी। एक शीर्षक है नदी के किनारे भी एक, मतलब जो 27 गो कविता, 35 गो कविता और 27 गो कहानी जो लिखे थे, उसमें से एक कविता और एक कहानी यहाँ पे रखे हुए हैं। अब यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ विलिनव और दूसरी अभिनव अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। कहते हैं कि अगर नदी किनारे बैठा जाए तो ऐसा लगता है कि जल नहीं बल्कि तट बह रहा हो, जल नहीं बल्कि तट बह रहा हो, ऐसा एहसास होता भी है। अच्छा, आप लोग देखिएगा कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी में, और गाड़ी चल रही है तो बाहर देखने पे लगता है कि पेड़ चल रहा है और आप बैठे, ऐसा होता है फीलिंग। लेकिन चलता क्या है, लेकिन लगता है कि सब पेड़ चल रहा है, लाइन से पीछे भागता जा रहा है। ऐसा होता तो कुछ नहीं है, वो भ्रम का है। उसी तरह कहते हैं कि नदी किनारे बैठने पर ऐसा लगता है कि नदी नहीं बह रही है, बल्कि क्या बह रहा है, उसका तट बह रहा है, किनारा बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी अस्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे जा बैठ पाते, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ रखती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नहीं कि नदी किसी के साथ भेदभाव करती है, जो भी जाएगा सबको एक समान ही व्यवहार करती है। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। मतलब कहने का टोटा पड़ना समझते हैं, मतलब जल का सूखना। नदी सूख जाएगी लेकिन कविता कभी सूखता नहीं है, कविता कभी समाप्त नहीं होता। कविता में भी न जाने कहां से कैसी कैसी बिंब मलाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती और तदाकार होती रहती हैं।
जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। यानी कि नदी में कभी जल जिस तरह समाप्त नहीं होता है, उसी तरह कविता का कभी शब्द भी समाप्त नहीं होता। नदी का पानी कभी सूखते हुए आप लोगों ने देखा है? जो पूर्ण रूप से सूख जाए वो नदी नहीं है, वो तालाब है। क्योंकि नदी की पहचान है वो सालों भर उसमें पानी रहेगा, चाहे कम रहे अधिक रहे, लेकिन पानी रहेगा। और जो पूर्ण रूप से सूख गया वो नदी नहीं हो सकता है, वो तालाब है। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। यानी कि नदी किसके समान है? कविता के समान। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल के क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। आज के लिए इतना ही।